ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। रात के 10 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर का वक्त हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। दीपक रावत बताएंगे दिल्ली में शुरू हुई नाम बदलने वाली राजनीति पर विपक्ष ने आखिर क्या कहा है। निधि श्री दिखाएंगे बिहार में बीजेपी का बड़ा पॉलिटिकल ऑपरेशन। मोहम्मद मोइन बताएंगे महाकुंभ में शामिल ना होने पर समाजवादी पार्टी के किस नेता ने राहुल और प्रियंका को बताया सनातन विरोधी। और वैभव परब दिखाएंगे पुणे रेप केस पर महाराष्ट्र में कैसे मचा है भूचाल। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ का हुआ औपचारिक रूप से समापन। सीएम योगी ने अरैल घाट पर लिया सफाई अभियान में हिस्सा। समापन कार्यक्रम में सीएम योगी मंत्रिमंडल के साथ महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे थे। यहां उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ मिलकर घाट की सफाई की और गंगा तट पर श्रद्धालु जिन कपड़ों को छोड़कर चले गए थे उन्हें मंत्रियों के साथ मिलकर हटाया। सीएम योगी ने घाट पर विधिवत पूजन भी किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्ध अभिषेक कर विधि विधान से मां गंगा की आरती उतारी। यहाँ उन्होंने महाकुंभ को सफल बनाने वाले कर्मचारियों से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। कर्मचारी जो अनवरत इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाए, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया जब यूपी के मंत्री AK शर्मा मंच पर सीएम योगी के पैर छूते नजर आए। महाकुंभ में इस बार 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि 2019 के कुंभ में यह आंकड़ा 24 करोड़ रहा था। महाकुंभ पर पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग, कहा मां गंगा की आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए ब्लॉग में लिखा कि यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहाँ ना कोई शासक था और ना कोई प्रशासक था। हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। पीएम ने कहा कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि संस्कृति और विरासत को समृद्ध रखने की सशक्त नींव भी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ब्लॉग पर सीएम योगी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से ही ऐसा भव्य आयोजन हो पाया। महाकुंभ में शामिल नहीं होने पर निशाने पर आए राहुल प्रियंका। बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता ने भी बताया सनातन विरोधी। समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया कि वो सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी हैं। इधर बीजेपी ने भी कहा कि राहुल सिर्फ हिंदू होने का ढोंग करते हैं। ये अपने आप को जब हिंदू कहते हैं, जब इन्हें वोट लेने होते हैं, ये अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से हिंदू विरोधी। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे ओछी टिप्पणी बताया है। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स गए थे कुंभ में। कांग्रेस के कई नेता ये भी पूछ रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत हों या फिर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे बीजेपी के सहयोगी, क्या ये भी सनातन विरोधी हैं जो महाकुंभ में नहीं गए थे। दिल्ली में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही बीजेपी ने शुरू की नाम बदलने की राजनीति। विपक्ष ने कहा इन्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। नजफगढ़ से बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में इलाके का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। मांग की है कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाए। इस मांग का बीजेपी के कई विधायकों ने समर्थन भी किया। तर्क दिया कि ये नाम औरंगजेब ने रखा था। इतिहास में अहम भूमिका नजफगढ़ ने निभाई है, तो आज नजफगढ़ का नाम राजा नाहर सिंह के नाम करने की अपील मैंने पहला मुद्दा उठाया है। इनके बस की वादे पूरे करना नहीं है, हम इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे। नाम बदलना, हिंदू मुसलमान करना, ये इसी में उलझाएंगे और जनता उलझेगी। बीजेपी के एक दूसरे विधायक अनिल शर्मा ने भी कहा कि वो RK-पुरम विधानसभा में आने वाले मोहम्मदपुर इलाके का नाम बदलकर माधवपुरम रखने का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। इसके अलावा मुस्तफाबाद समेत कई और इलाकों के नाम बदलने की मांग हो रही है और बीजेपी विधायक इस मांग के समर्थन में हैं। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायकों को विधानसभा परिसर में नहीं मिली एंट्री।
कहा, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। नेता विपक्ष अतिशी समेत पार्टी के निलंबित सभी 21 विधायक विधानसभा परिसर में घुसने ही वाले थे कि उन्हें रोक दिया गया। अतिशी ने अधिकारियों से उस आदेश की कॉपी भी मांगी जिसमें निलंबित विधायकों के विधानसभा परिसर में जाने पर रोक लगाई गई है। ये तानाशाही चल रही है क्या? ऑर्डर दिखाइए कहाँ है, कहाँ पे लिखा है मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं अपने ऑफिस में नहीं जा सकती हूँ। हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर पुलिस बैरिकेड के पास ही बैठ गए और कहने लगे कि जय भीम कहने पर उन्हें विधानसभा के बाहर निकाला गया है। कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि हमें परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक सवाल पूछ रहे हैं कि सदन से बाहर निकालना तक तो ठीक है, लेकिन किस नियम के तहत विधानसभा परिसर में उनकी एंट्री पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में शराब नीति पर घिरने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में भी लाई नई शराब नीति। बीजेपी ने कहा पंजाब में भी दिल्ली वाला हाल होगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि दिल्ली की उसी शराब नीति को पंजाब में लागू किया जा रहा है और इसलिए मनीष सिसोदिया चंडीगढ़ में आकर बैठ गए थे। जाखड़ ने कहा कि पंजाब में भी एक्साइज मिनिस्टर का वही हाल होगा तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया का हुआ। वही पंजाब सरकार का दावा है कि नई शराब नीति से 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। पंजाब कैबिनेट ने इस नई शराब नीति को मंजूरी दे दी है। इस बार ई टेंडरिंग के जरिए शराब के ठेकों की नीलामी की बात कही गई है। बिहार में बीजेपी का बड़ा पॉलिटिकल ऑपरेशन, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल। इस बार कई पुराने दिग्गजों से विभाग छीने भी गए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग छीनकर नितिन नवीन को दे दिया गया है और नितिन नवीन का विभाग जीवेश मिश्रा को दे दिया गया है। इसके अलावा मंगल पांडे का कृषि विभाग अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा संभालेंगे। जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के विधायक संतोष सुमन से 2 विभाग छीने गए हैं। उनके पास अब सिर्फ 1 विभाग बचा है, जबकि दिलीप जायसवाल का राजस्व विभाग संजय सरावगी के हवाले किया गया है। जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और उनके बेटे के विभागों में हुई कटौती चर्चा का विषय बन गई है। आरजेडी के नए दावे से फिर गरमाई बिहार की सियासत। कहा, जदयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। ये दावा करते हुए आरजेडी ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी ये ऑपरेशन पूरा करते ही नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा देगी। तर्क दिया गया कि इसी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई और अब 36 मंत्री वाले कैबिनेट में 21 मंत्री बीजेपी के हैं, जबकि जदयू के सिर्फ 13। 2013 में नीतीश जी ने भाजपा को कैबिनेट से बाहर किया था। इस बार ऐसा न हो कि नीतीश जी को ही भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट से बाहर कर दी। हालांकि इस दावे को जदयू ने हवाई बताया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कही। बिहार के बाद यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी मिल सकती है जगह। अगर भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी नए चेहरे की नियुक्ति होगी। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में कई राउंड की बैठक हो चुकी है। यूपी में ज्यादा से ज्यादा 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और अभी मंत्रियों की कुल संख्या 54 है। इस हिसाब से 6 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें भरने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर 3 से 4 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है और कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी संभव है। मार्च में हो सकता है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम पर चर्चा में शिवराज चौहान का भी नाम है और भूपेंद्र यादव का भी। चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर भी हो रही है और जी किशन रेड्डी के नाम पर भी। पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए प्रहलाद जोशी का नाम भी अंदर खाने सुनाई दे रहा है। इसमें से रेड्डी और प्रहलाद जोशी दक्षिण भारत से आते हैं, जबकि बाकी नाम उत्तर भारत के हैं। बीजेपी उत्तर भारत में काफी मजबूत है, लेकिन दक्षिण भारत में दिल जीतने की मेहनत जारी है। बीजेपी किसे अपना अध्यक्ष बनाएगी, ये अंतिम समय तक रहस्य बना रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां। आज असम को लेकर हुई बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। कांग्रेस आला कमान ने असम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया।
असम में कांग्रेस लगातार 2 बार से बीजेपी से हार रही है। ऐसे में इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर रणनीति बनी। अब कल केरल की बैठक होनी है, जिसमें शशि थरूर समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि शशि थरूर की नजर सीएम की कुर्सी पर है, जिस पर पहले से ही कई दावेदार हैं। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले हफ्ते की शुरुआत में बिहार कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सियासी घमासान। ममता बनर्जी ने उठाया सवाल तो बीजेपी ने किया पलटवार। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न नहीं करवाए जा सकते। ममता का आरोप है कि बीजेपी फर्जी तरीके से वोटर्स की संख्या जुड़वा रही है। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इसी चुनाव आयोग की तरफ से कराए गए चुनाव में ममता बनर्जी जीतकर लगातार मुख्यमंत्री बन रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुलाई गई संगठन की मीटिंग में सभी सांसद और विधायकों के साथ साथ ब्लॉक स्तर के नेता भी शामिल हुए। बैठक में अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी में शामिल होने की जो खबर फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। 6 दिन बाद खत्म हुआ राजस्थान में इंदिरा गांधी पर छिड़ा सियासी गतिरोध। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं पूरे सदन से माफी मांगता हूं। इससे पहले जब 24 फरवरी को सुलह की कोशिश हुई थी, तब इस बात पर पेच अटक गया कि पहले खेत कौन जताएगा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के विधायक वॉकआउट कर सदन से बाहर चले गए थे। हालांकि आज सीएम भजनलाल शर्मा की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम अशोक गहलोत से बात हुई और दोनों पक्षों ने सदन की कार्यवाही चलाने पर सहमति जताई। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोई माफी नहीं मांगे, मैं ही पूरे सदन से माफी मांगता हूं। निलंबन के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरना दे रहे कांग्रेस विधायकों ने आज मॉक विधानसभा का आयोजन भी किया और सरकार पर हमला बोला। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में जमकर चले लात घूंसे, मंच पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। दरअसल अल्पसंख्यक मोर्चे ने नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के लिए स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था। इसी बीच मंच पर चढ़ने को लेकर 2 कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया और नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। किसी तरह मदन राठौर ने दोनों को समझाकर मामले को शांत किया। इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए आला कमान ने प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री जावेद कुरैशी को पद से हटा दिया है। दिल्ली की किस यूनिवर्सिटी में मछली खाने को लेकर हो गई महाभारत और भाषा विवाद में सीबीएसई ने दिया क्या जवाब, देखिए देश की बड़ी खबरें। दिल्ली की साउथ एशिया यूनिवर्सिटी में महाशिवरात्रि के दिन नॉनवेज खाने को लेकर हुआ विवाद। एबीवीपी ने दर्ज कराई लिखित शिकायत। छात्र बता रहे हैं कि मेस में हर बुधवार को मछली बनती है और इस बार भी बनी थी। हालांकि महाशिवरात्रि के चलते सात्विक खाने की भी अलग से व्यवस्था थी, लेकिन एबीवीपी ने मछली पर महाभारत शुरू कर दी। इधर एसएफआई का आरोप है कि एबीवीपी के कुछ सदस्यों ने मेस स्टाफ के साथ बदसलूकी भी की और एक छात्रा पर मछली फेंकने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि इस विवाद को लेकर दोनों गुटों के बीच मारपीट भी हुई। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रहा है। हालांकि अभी तक ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है। तमिलनाडु के बाद पंजाब में गरमाई भाषा वाली पॉलिटिक्स। सीबीएसई ने कहा शिक्षा के साथ राजनीति ना करें। पंजाब सरकार ने कहा कि पंजाबी को मुख्य विषयों में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसे सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में रखा गया है। विवाद बढ़ा तो सीबीएसई ने सफाई दी और कहा कि सभी विषय पहले जैसे ही रहेंगे। पंजाबी भाषा की भी परीक्षा होगी और वेबसाइट पर जो सूची अपलोड हुई है वो सिर्फ उदाहरण के लिए है। इसी बीच पंजाब सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है और कहा है पंजाबी में पास हुए बिना 10वीं में पास नहीं समझा जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई तस्करों की चालाकी। खजूर के अंदर छिपा कर ला रहे थे सोना। यात्री जेद्दा से दिल्ली पहुंचा था। जब वो ग्रीन चैनल पार कर रहा था तभी कस्टम विभाग के अधिकारियों को उस पर शक हुआ। अधिकारियों ने बैग की तलाशी ली तो उसमें खजूर रखे हुए थे। पहली नजर में तो ये खजूर साधारण लगे, लेकिन जब इन्हें चेक किया गया तो खजूर के अंदर 172 ग्राम सोना छिपाया गया था।
कस्टम विभाग अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये सोना किसे भेजा जाना था। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से फिर लौट आई ठंड। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमहेश्वर धाम सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से लगातार बर्फ गिर रही है। इधर दिल्ली सहित कई मैदानी राज्यों में बूंदाबांदी से ठंड का एहसास दोबारा होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रह सकती है। पुणे में रेप केस को लेकर कैसे उबल रहा है लोगों का गुस्सा, और उत्तराखंड में फिर क्यों चर्चा में आए विधायक उमेश कुमार। देखिए राज्यों की बड़ी खबरें। पुणे रेप केस मामले में 3 दिन के बाद भी कोई नहीं मिला आरोपी का सुराग। पुलिस ने रखा 1 लाख का इनाम। स्वारगेट बस स्टैंड पर बस के अंदर महिला यात्री से रेप के आरोपी की तलाश में पुलिस की 13 टीम जुटी है। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े है, जिसकी तलाश में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी गन्ने के खेत में छिपा हो सकता है, जिसके चलते खेत में डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। गाड़े के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। 2019 में वो जमानत पर बाहर आया है। पुणे रेप केस को लेकर लोगों में आक्रोश, आरोपी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी आया सामने। लोगों में गुस्सा है और वो सड़क पर उतरने लगे हैं। इधर एनसीपी के विधायक माउली काटके के साथ आरोपी की तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल मचा दिया है। यही नहीं, आरोपी शिरूर के पूर्व विधायक अशोक पवार के जन्मदिन पर लगे पोस्टर में भी दिख रहा है। जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है। अगर ये किसी और की सरकार होती तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा कर। वहीं डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा है कि मामले में फांसी की सजा होनी चाहिए। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को ऐसे ही भूमिका सरकार की। इस मामले पर सीएम फडणवीस की भी नजर है। उन्होंने पुणे पुलिस कमिश्नर से फोन पर बातचीत भी की है। हरिद्वार में खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय में फिर हुई फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुआ वाकया। वीडियो में दिख रहा है कि 2 नकाबपोश बदमाश आते हैं और विधायक उमेश कुमार के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। इससे पहले उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन के बीच जनवरी में विवाद हुआ था, जिसके बाद चैंपियन ने उमेश कुमार के कार्यालय के बाहर फायरिंग की थी। इस घटना के बाद से ही चैंपियन जेल में बंद हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के कटिहार में आदिवासी युवक को पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी एक आदिवासी युवक को लगातार लाठियों से पीट रहे हैं। युवक रो रहा है, माफी की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजता और पिटाई बस्तदूर जारी रहती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिससे पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है। इस पूरे मामले पर डीआईजी के निर्देश पर आरोपी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर निलंबित कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप की 2 टोक, बोले नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ दे यूक्रेन। ट्रंप का ये बयान वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की से होने वाली मुलाकात से ठीक पहले आया है, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। I can tell you that NATO you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started. ज़ेलेंस्की लंबे समय से यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का यह बयान उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। यूएन की मानवाधिकार परिषद में भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दान पर जिंदा है पड़ोसी मुल्क। भारत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने जिनेवा में साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। It is unfortunate that this council's time continues to be wasted by a failed state.
which thrives on instability and survives on international handouts. भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी उस पर जल्दी से एक नजर डाल देते हैं। दिल्ली विधानसभा में कल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिहार में कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा पटना के गांधी मैदान में जीतन राम मांझी की पार्टी दलित समागम का आयोजन करेगी और दिल्ली में पीएम मोदी सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो का उद्घाटन करेंगे। तमाम खबरों पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।